नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी और परंपरा के मुताबिक रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते अमरनाथ यात्रा 2 सालों से बंद थी। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं सीनियर एडिटर नीता शर्मा। जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड अमरनाथ का, वो पूरी एक अथॉरिटी है, एसएसबी, जो पूरे डिसीजंस लेता है। 2 रूट्स होते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, पहलगाम चंदनबाड़ी ट्रैक और दूसरा सोनमार्ग बालटाल ट्रैक। तो ये अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया है कि 7,500 जो पिलग्रिम्स हैं यानी श्रद्धालु हैं, ये एक दिन में अलाउ किए जाएंगे एक रूट से। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो भी चालू रहेगी, क्योंकि कोविड का ये समय है। पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हुई थी, तो कोविड के चलते जो टेस्टिंग है उस पर भी जोर दिया जाएगा। टेस्टिंग के बाद ही आप यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। जो पूरा एरिया है, जो रूट है, वहां पर जो है अस्पताल भी बनाए गए हैं। स्मॉल बैरक्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी जो छोटे छोटे कैंप्स हैं वो भी लगाएगी। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जितना भी एडिशनल फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया जाना चाहिए, तकरीबन 100 से ज्यादा कंपनियां होती हैं, वो देने के लिए होम मिनिस्ट्री मान गई है। तो 2019 में अगर आपको याद हो तो अचानक से 5 अगस्त से पहले यात्रा बंद कर दी गई थी। फिर 2 साल ये यात्रा नहीं हुई है। 2022 में ये यात्रा होने वाली है, तो ये अच्छी बात है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जो है तैयारी कर रहा है और एहतियात बरत रहा है। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। बीरभूम में 8 लोगों को मारपीट के बाद जिंदा जला दिया गया था। ममता बनर्जी ने बीरभूम के दौरे के वक्त कहा था कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही वादा किया था कि उनकी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट अनारुल हुसैन को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना नहीं दी। सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए जाते वक्त अनारुल हुसैन ने कहा कि ये उनके खिलाफ विरोधियों की साजिश है। चश्मदीदों ने अनारुल हुसैन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंसक भीड़ की मदद की। और बीरभूम हिंसा को लेकर आज ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अब भी इसके पीछे साजिश नजर आ रही है। सीबीआई ने जांच संभाल ली है, ये अच्छा फैसला है, लेकिन अगर वो सिर्फ बीजेपी के निर्देशों का पालन करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम में हुई हैं। इन जगहों पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने तक नहीं दिया गया, लेकिन हमने बीरभूम में किसी सियासी दल के नेताओं को जाने से रोका नहीं। और पेट्रोल डीजल आज एक बार फिर से महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 50 से 57 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी है और डीजल के दाम 55 से 63 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। दिल्ली में 50 से 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल। पिछले 6 दिनों में 5वीं बार ये बढ़ोतरी हुई है। 6 दिनों में 3 रुपये 70 पैसे ज्यादा महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में पेट्रोल अब 99 रुपये 11 पैसे और डीजल 90 रुपये 42 पैसे मिल रहा है। मुंबई में ये 100 के ऊपर है। पेट्रोल 113 रुपये 88 पैसे मिल रहा है और डीजल 98 रुपये 13 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपये 53 पैसे है, डीजल 93 रुपये 57 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये और डीजल 95 रुपये 10 पैसे। पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ चुका है और सामान्य लोगों का सैलरी तो बढ़ रहा है नहीं। ये सरकार जो है ये महंगाई की सरकार है, गरीबों की नहीं है। जिस प्रकार ये पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आम जनता सही तरह से जी पाएगी। ये जनता को समझना चाहिए कि हम किसको चुनाव नेता बना रहे हैं। मार्केट में फर्क तो देखने की कोई सब जगह चल रहा है, हर देश में चल रहा है। तेल का तो दाम ऊपर नीचे हर जगह ही हो रहा है। पर ये है कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स घटा दें, अपने जो राज्य की गवर्नमेंट है वो अपने टैक्स थोड़े कम कर दें तो तेल के दाम घट जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं ये गाड़ी रख दे घर पे ही, चल सवारी करें, फिर क्या करें।
लगना क्या, डीजल तो डलवानी है, महंगा हो या सस्ता, बाकी हाँ महंगा तो हो ही रहा है, जेब ढीली होती जा रही है। और इस मुद्दे पर दिल्ली में कुछ लोगों से बात की है हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ने। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 6 दिनों में 5वीं बार बढ़ा दिए गए हैं। हम इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल जो है अब दिल्ली में आपको 99.11 रुपीज़ पर लीटर पे पड़ेगा, पहले 98.61 था। इसी तरह से डीजल के रेट जो है वो 89.87 पर लीटर से अब 90.42 हो चुके हैं। तो अभी संडे का दिन है, लोग आ रहे हैं लगातार अपने पर्सनल व्हीकल्स के साथ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स लेकर के पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कई आप देख रहे हैं 2 व्हीलर पे लोग आ रहे हैं। सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा आगे यहाँ आ जाए और उनसे हम बातचीत करते हैं कि कितना आम आदमी पे असर पड़ेगा। सर अपना नाम बताएं सबसे पहले। मैम राहुल यादव। सर आप बताइए कि 6 दिन 5 बारी प्राइस बढ़े हैं, ऐसे में आम जनता पे कितना असर है? मैम बहुत असर पड़ता है, बहुत पड़ता है, मगर एक मिडिल क्लास तो कर ही नहीं सकता कुछ भी, और जो नौकरी पेशे वाला है वो तो बहुत रेयर ही अफोर्ड कर पाता है। बाकी ये देखना चाहिए, नॉर्मली अपनी सरकार को देखना चाहिए कि इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ाना चाहिए। एक नॉर्मल है कि हाँ आप 2-4 रुपये बढ़ाने पे भी उसकी जेब पर कितना असर पड़ता है, एक फैमिली वाला वो कैसे अफोर्ड कर पाता है। बताएं कितना असर पड़ा है आम आदमी के ऊपर? मैम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा असर नहीं है। देश की जो स्थिति चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आम बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक देश में मजबूत नेतृत्व की सरकार होने के कारण हाँ, एक देश का जो युवा है वो देश की सरकार के साथ में खड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अंतर मुझे हम लोगों को नहीं दिखता है। हम लोग आज की डेट के नौजवान हैं और अपना कमाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। 2-4 रुपये ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। आने वाले दिनों में आपको लगता है, चूंकि आप कह रहे हैं कि ग्लोबली सिचुएशन खराब है और वो आने वाले दिनों में सुधरेगी या नहीं उसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में और दाम बढ़ते रहेंगे? मैम थोड़ा बहुत लगता है मुझे बढ़ेंगे, लेकिन एक समय के बाद वो नीचे ही जाना भी चालू करेंगे। और जिस तरीके से अभी रशिया के साथ भारत क्रूड ऑयल लेने वाला है, तो भविष्य में ऐसा दिखता है कि क्रूड ऑयल के दाम नीचे कम होते जाएंगे, तो अपने आप डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी दामों को बढ़ाना जो है आम आदमी के ऊपर असर ज़्यादा है, और साथ ही अभी वो दौर से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे पैंडेमिक बस ऐसा कहा जा रहा है ख़त्म हो रहा है, पर लोगों को इकोनॉमिकली फाइनेंशियल जो उनकी सिचुएशन है उतनी बेहतरी अभी नहीं हुई है। जैसा कि इन्होंने कहा कि अब भी इतना काम नहीं है मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ अभी भी अफेक्टेड हैं। ऐसे में जब आदमी की आमदनी ज़्यादा नहीं है तो खर्चे वो इतने ज़्यादा कैसे करेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नियमित रूप से शुरू हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नियमित तौर पर नहीं चल रही थी। यात्रियों के साथ साथ विमानों के क्रू मेंबर्स के लिए ये अच्छी खबर है। विमान में क्रू मेंबर्स को लंबे समय से पीपीई किट पहनकर काम करना पड़ रहा था, लेकिन अब क्रू मेंबर्स को ये किट पहनने की जरूरत नहीं। अभी भी विमान में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए मास्क जरूरी है। ये सारी पाबंदियां मार्च 2020 में लगाई गई थी। 27 तारीख आज महत्वपूर्ण दिवस है। आज देश में गर्मी के स्केड्यूल के आधार पर 135 नए फ्लाइट्स का उद्घाटन हुआ है, और उसी के साथ आज के दिवस पर दोबारा भारत को विश्व के साथ जोड़ने का तारतम्य शुरू हो चुका है। सारे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आज से खुल चुके हैं। से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थीं, लेकिन सरकार ने आज से फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हुई, लोगों ने आवाजाही शुरू कर दी है। एयरपोर्ट के बाहर जो टर्मिनल 3 है, यहां पर आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। इनका सिक्योरिटी चेक होना है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हैं कि लाइनें लंबी हो गई हैं। जो लोग पिछले 2 साल से देश से बाहर नहीं जा पाए थे, अब वो सभी लोग आप देखिए कि किस तरह से जाने शुरू हो गए हैं, आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से बड़ी संख्या में लोग अब देश के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आज से जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं वो शुरू हो गई हैं। अहम बात यह है कि जो कोविड को लेकर पाबंदियां थीं
वो पाबंदियां भी लगभग अब खत्म कर दी गई हैं। जैसे कि फ्लाइट में जो स्टाफ होता है, केबिन क्रू के लोग होते हैं, उनको अब पीपीई किट नहीं पहननी होगी। यात्री जो हैं उनको केवल मास्क पहनना होगा और अपने हाथ जो है साफ करना होगा। लेकिन बाकी की जो पाबंदियां हैं वो लगभग खत्म हो गई हैं। साथ ही जो यात्री जा रहे हैं उनको अपना कोविड का वैक्सीनेशन जरूर कराना होगा जाने के पहले, और ये सभी जो यात्री हैं वो जा पाएंगे। तो आप देखें कि एयरपोर्ट पर किस तरह से अब भीड़ बढ़ती जा रही है, और आज से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हुई हैं उसके बाद लोग जाने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो कि विदेश जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम PS राठौर है। ये बताइए कि 2 साल बाद जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो शुरू हुई हैं, कितनी बड़ी राहत है आप लोगों की? गवर्नमेंट का ये मूव बहुत अच्छा मूव है, एंड गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है जनता के लिए बहुत अच्छा कर रही है। तो ये 2 साल बाद घूमने के लिए जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर आए हैं। ये एक शख्स हैं जो कि लंदन जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हुई हैं, कितनी राहत आप देख रहे हैं? आज तो काफ़ी क्राउडेड लग रहा है एयरपोर्ट, तो मे बी आज से फ्लाइट्स ओपन अप हुई हैं तो उसके कारण हो सकता है कि एयरपोर्ट पे काफ़ी रश है। दूसरा, जो कोविड को लेके काफ़ी सारे पाबंदियाँ थी वो अब काफ़ी हद तक खत्म कर दी गई हैं, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब ऑनेस्टली तो थोड़ा डर ही लग रहा है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे मैं लंदन जा रहा हूँ एंड केसेस वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, बट रिस्ट्रिक्शंस अब हट चुकी है। तो देखना होगा कि लोग मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग या नहीं। तो इन सब रूल से डर ही लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन के हटने से। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लंदन जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अनुराग। ये अनुराग हैं, लंदन जा रहे हैं। तो अब थोड़ा डर भी है क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ में जो कोविड केसेस हैं वो दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर डर भी है लोगों के बीच में। जो लोग लंबे समय से विदेश नहीं जा पाए थे या अपनों से नहीं मिल पाए थे, वो अब जाकर अपनों से मिल सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। निजीकरण के खिलाफ 28 और 29 मार्च यानी कल और परसों कई कर्मचारी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। 2 दिन के भारत बंद में बैंकों के कर्मचारी संगठन प्रमुख रूप से शामिल होंगे, जबकि दूरसंचार, तेल कंपनियों, कोयला और स्टील कंपनियों, डाक विभाग और बीमा कंपनियों के कर्मचारी संगठन भी इस 2 दिन की हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के कर्मचारी संगठन भी इस 2 दिन की हड़ताल को देश भर में सफल बनाने के लिए जुटे हैं।